नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है नियति का खेल। सरस्वती जी बेटे के ऑफिस के बाहर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। उनकी सूनी आंखें बस दरवाजे की तरफ ही निहारे जा रहे थे। जब एक जगह खड़े खड़े उनके घुटने जवाब देने लगे तो वहाँ के सिक्योरिटी ने तरस खाकर उन्हें अपनी कुर्सी बैठने के लिए दे दी। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, सरस्वती जी ने भरी आंखों से उसको आशीर्वाद दिया। कुछ ही देर में अपने बेटे को गाड़ी से उतरता देखकर सरस्वती जी अचानक से दौड़कर अपने बेटे के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। माँ को वैसे कपड़ों में सबके सामने गले लगाते देखकर आकाश खुद को बड़ा अपमानित महसूस कर रहा था। उसने सरस्वती जी को दूर झटकते हुए गार्ड से कहा, कौन है यह बुढ़िया और यहाँ क्या कर रही है? सर, वह कब से आपका इंतजार कर रही है। आपके कारण उनका रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। आकाश चिल्लाता हुआ बोला, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? यह मेरा ऑफिस है, कोई खैरात खाना नहीं खोल रखा है यहाँ मैंने, जो कोई भी मुंह उठाकर चला आता है। मैंने क्या इस ऑफिस बुखारी की सेवा करने के लिए खोला है? निकालो इनको यहाँ से कुछ पैसे देकर। पता नहीं कैसे बेशर्मों की तरह मुंह उठाकर चले आते हैं। अपने बेटे के मुंह से यह सब सुनकर सरस्वती जी उसको एकटक निहारने लगी। उनकी आंखों से आंसुओं का अविरल धारा बह निकली। बेटा, तुम यह कैसी बात कर रहे हो? तुम्हारे पिता अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। डॉक्टर ने बोला है जल्द से जल्द उनके लिए खून की व्यवस्था की जाए। कहते कहते सरस्वती जी बेटे के कदमों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। आकाश हाथ पकड़कर उन्हें किनारे करते हुए बोला, आप क्या चाहती हैं कि पापा की जान बचाने के लिए मैं भिखारी बन जाऊं? पता है ना, पिछले महीने ही कितना बीमार थे, कितना पैसा पानी की तरह बहा चुका हूं। जाइए यहाँ से, ना ही मेरे पास इतना वक्त है और ना ही मैं उस बुढ़े को अपना एक कतरा खून देने वाला हूँ। सरस्वती जी अपने आंचल को आगे फैलाते हुए बोली, इस वक्त मेरी मदद कर दो बेटा। मैं अपने खून का एक एक कतरा बहाकर तुम्हारा सारा कर्ज चुका दूंगी। अगर तुम्हारा थोड़ा सा खून देने से तुम्हारे पिता की जान बच सकती है तो। इतने में ही आकाश चिल्लाता हुआ बोला, समझ में नहीं आता आपको? भिखारी की तरह पीछे ही पड़ गई हैं। इतना कहकर आकाश ने 10-10 के नोट की गड्डी सरस्वती जी के मुंह पर फेंक कर दे मारी। ले बुढ़िया, इससे ज़्यादा मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। और इतना बोलकर सरस्वती जी को अपने हाथों से झटकाकर वहाँ से चला गया। सरस्वती जी की हालत देखकर सिक्योरिटी के भी आंखें भर आई। उसने सहारा देकर सरस्वती जी को उठाया, उन्हें पानी पिलाकर पूछा, अम्मा, क्या यह सच में आपके बेटे हैं? सरस्वती जी ने हाँ में सर हिलाया। उस सिक्योरिटी ने सरस्वती जी की सारी कहानी पूछी, जिसे सुनकर वह भी अंदर तक दहल गया। वह सरस्वती जी से बोला, अम्मा, चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मुझे बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? बाबूजी को खून की ज़रूरत है तो उसकी व्यवस्था हो जाएगी। इतने में आकाश अपनी मीटिंग में जाने के लिए बाहर निकला तो सरस्वती जी को वहीं पर बैठा देखकर उसने गुस्से में उनका हाथ पकड़ा और वहाँ से ले जाने लगा। उस वक्त वहाँ उनके सिवाय कोई नहीं था। उसने सोचा, इतने करोड़पति लोग मीटिंग में आते हैं, इस बुढ़िया को यहाँ से रफा दफा करता हूँ, नहीं तो इसने इनके आगे मुंह खोला तो मेरी लाखों की डील कैंसिल हो जाएगी। उस सिक्योरिटी ने ना आओ देखा ना ताओ,
अचानक से एक जोरदार तमाचा आकाश को, जो कि उसका बॉस था, उसके गाल पर रसीद दिया। तमाचा इतना जोर का था कि अंदर काम कर रहे सभी लोग ऑफिस से बाहर आ चुके थे और आकाश को देखे जा रहे थे। शर्म नहीं आई अपनी माँ के साथ ऐसा करते हुए? वह सिक्योरिटी क्रोध में बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अपने बॉस पर हाथ उठाओ? अभी तुम्हें तुम्हारी नौकरी से रफा दफा करता हूँ। अरे लात मारता हूँ मैं ऐसी नौकरी को जो अपने माँ बाप को नहीं हो सका, वह भला और किसका होगा। उस सिक्योरिटी की हिम्मत देखकर आज सभी हैरान थे और आकाश एक हाथ से अपने गाल को पकड़े हुए खड़ा था। उस सिक्योरिटी ने सरस्वती जी का हाथ पकड़ा, सरस्वती जी को लेकर अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ने उस गार्ड का खून मैच किया जो कि किस्मत से मिल गया था। सरस्वती जी सामने खड़ी कुर्सी पर बैठी उसकी ढेरों आशीर्वाद दे रही थी। उनके लिए तो यह किसी फरिश्ते से कम नहीं था। सरस्वती जी खून चढ़ाने के बाद उन गार्ड के कदमों में गिर कर रोने लगी। अरे माँ जी, अब क्या इस गरीब को पाप का भागीदार बनाना चाहती हो? माँ के हाथ बस बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए होने चाहिए। सिक्योरिटी सरस्वती जी के दोनों हाथों को अपने सर पर रखते हुए बोला, पर बेटा, तुमने मेरे कारण अपनी नौकरी भी छोड़ दी। यह थोड़े से पैसे हैं, रख लो, तुम्हारे बच्चों का कुछ भला हो जाएगा। माँ जी, नौकरी दूसरी मिल जाएगी। चलिए आप पहले यहाँ बैठिए। सुबह से आप बस रोए जा रही हैं। पता नहीं कब से कुछ नहीं खाया होगा। मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। सरस्वती जी अपनी भरी हुई आँखों से उसको जाते हुए निहार रही थी। एक अनजान होकर भी उसने दिन रात एक करके राधे श्याम जी ने बेटे को पढ़ाने के लिए विदेश भेजा था ताकि वह अपने सारे सपना पूरा कर सके। बेटा नौकरी में सेटल हो गया तो सरस्वती जी बड़े प्यार से पिंकी को अपने घर की बहू बना कर लाई थी। सोचते हुए वह बीते दिनों में खोते चली गई। बहू, अब यह घर, इसकी सारी जिम्मेदारी सब अब से तुम्हारी। अब हम तो बस चैन से अपने जीवन की आखिरी दिन बिताएंगे। सरस्वती जी ने अपनी नई नवेली बहू पिंकी से कहा। पिंकी और आकाश दोनों कई सालों से एक दूसरे को जानते थे, इसीलिए सरस्वती जी और राधे श्याम जी ने उनकी खुशी को नज़र में रखते हुए उनकी शादी करवा दी। उनकी बेटी नीलम भी भाई की शादी अटेंड करके वापस अपने ससुराल विदेश चली गई। पहले तो सब कुछ ठीक था। पिंकी अमीर खानदान की बिगड़ी लड़की, फिर भी सरस्वती जी को कुछ काम छूने न देती थी। हर समय किचन में ही पिंकी एक पैर से खड़ी होकर रात दिन काम करती, यहाँ तक कि सरस्वती जी के बालों में तेल लगाती, रात को उनके पैरों में मालिश करती। बेचारी सोचती, पिछले जन्म में जरूर कोई पुण्य किए हैं जो हमें ऐसी संस्कारी बहू मिली है। एक दिन राधे श्याम जी काफ़ी बीमार हो गए। उन्हें खून की उल्टियाँ होने लगी तो उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, जहाँ उनके इलाज के लिए काफ़ी खर्चा बताया गया। ऐसे में सरस्वती जी आकाश से बोली, बेटा, तेरे पापा ने बैंक में सेविंग कर रखी है, पर वह अभी कैसे मिल पाएगी यह पता नहीं, और तेरे पापा बताने की हालत में भी नहीं है, तो इंतज़ाम कर देगा ना? माँ, इतने पैसों का इंतज़ाम इतना जल्दी? एक मामूली सी नौकरी करता हूँ, इस कंपनी को ज्वाइन किया अभी साल भर हुए हैं, इतने पैसों का अचानक से इंतज़ाम? आकाश ने दुख जताते हुए कहा, बेटा, किसी दोस्त से या अपने किसी रिश्तेदार से ही कर्जा ले लो। एक बार तेरे पापा ठीक हो जाएंगे, फिर सारा कर्जा चुका देंगे। सरस्वती जी ने कहा तो आकाश बोला, पापा से कहता था
कि अपने सारे हिसाब किताब मेरे हवाले कर दीजिए, पर शायद पापा को मुझ पर भरोसा ही नहीं था। आकाश ने कहा, बेटा, अब की बार तेरे पापा को ठीक हो जाने दे। सबसे पहले यही काम करवाऊंगी। हमारी उम्र हो गई है ना जाने कब क्या हो जाए। सरस्वती जी ने कहा, ठीक है माँ, मैं देखता हूँ अगर कोई मदद मिल जाए। फिर थोड़ी देर के बाद आकाश सरस्वती जी से आकर बोला, माँ, पैसों का इंतजाम हो गया है, पर उसे 1 महीने के अंदर ही लौटाने होंगे, वरना मेरी बात की कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। हाँ बेटा, एक बार तेरे पापा बस होश में आ जाए, हम सारा कर्जा पहले चुका देंगे। सरस्वती जी ने कहा और राधे श्याम जी के पास चली गई। इधर पिंकी आकाश को एक किनारे ले जाकर बोली, यह क्या है जी? इतने पैसों का इंतजाम आपने कहाँ से किया? इतने पैसे कहाँ से आए हमारे पास? यह हमारे ही पैसे हैं, पर कुछ बड़ा करने के लिए ऐसे ही सारे फेंकने पड़ते हैं। आकाश ने कहा, एक तो आपने हमारे पैसे दे दिए, ऊपर से यह सारी पहेली बुझा रहे हैं। जरा समझाएंगे मुझे, इसे बातों का क्या मतलब है? पिंकी ने कहा, अब जब पापा के इलाज में मैं इतना कर्जा लिया है, तो माँ भी उसे जल्दी ही चुकाएंगे। ऊपर से पापा के सारे खाता, चेक, सेविंग सब मेरे नाम कर देगी, क्योंकि उन्हें आज के दिन का डर हमेशा ही रहेगा। हमें हमारे पैसे भी मिल जाएंगे और पापा की सारी जायदाद भी मिल जाएगी, तो मैं अपने ऑफिस का मालिक जल्दी ही बन जाऊंगा। फिर पिंकी सरस्वती जी के पास गई। माँ जी, अगर पिताजी की मदद के लिए आपको मेरे गहने की ज़रूरत हो तो उसे बेच दीजिए। नहीं बहू, तू तो इस घर की लक्ष्मी है, मैं तेरे गहने लेकर क्या करूँगी? बेटे ने किसी से उधार लिया है, हम सारा कर्जा 1 महीने में वापस लौटा देंगे। तो कितने फिक्र करती है, हमारी बहू हो तो ऐसी। ऐसे ही हफ्ते बीत गए। जब राधे श्याम जी की तबीयत में सुधार हुआ तो वह कुछ ही दिनों में घर लौट आए। तो सरस्वती जी सबसे पहले सारे जायदाद आकाश के नाम करने को कहती है, लेकिन राधे श्याम जी मना कर देते हैं। अरे, हमारे बुढ़ापे का सहारा तो यही है ना, फिर जो हमारा है वह सब आकाश का ही तो है। हमारी बेटी नीलम को तो जायदाद में कुछ हिस्सा नहीं चाहिए, उसे आज या कल देना ही है, क्या फ़र्क पड़ता है। और उसने कितना पैसा लगाया है तुम्हारी बीमारी में। तो राधे श्याम जी ने भी सोचा, चलो सही तो कह रही है, कल मेरी जो हालत थी ऐसा दोबारा हुआ तो। यह सोचकर राधे श्याम जी ने अपनी सारी जायदाद आकाश के नाम कर दी। अगले दिन सरस्वती जी पिंकी को आवाज़ देती है, बहू, सुबह उनके लिए दलिया बना देना और दोपहर में मूंग दाल की पतली खिचड़ी। 1 मिनट मम्मी जी, मैं एक पेन और पेपर ले आती हूँ, और फिर आप फरमाइश बताते रहिएगा क्या क्या बनाना है। पिंकी ने चिढ़ते हुए कहा, यह क्या कह रही हो बहू, मैं समझी नहीं। आप लोगों की नज़रों में यह घर एक होटल ही तो है, और मैं यहाँ वेटर हूँ जो आप लोगों से ऑर्डर लेती रहूँ और आप लोगों के सामने हाजिर करती रहूँगी। तो कहिए और क्या क्या ऑर्डर हैं? इस बार पिंकी ने गुस्से में कहा, मम्मी जी, बीमार पापा जी हैं, आप तो नहीं है ना, तो खुद क्यों नहीं बना लेती? हर वक्त हर काम के लिए मुझे आवाज़ देना ज़रूरी है क्या? यह कहकर वह वहाँ से चली गई। लगता है बेचारी पूरा दिन काम करके थक गई होगी, इसीलिए नाराज़ हो गई। आप चिंता मत कीजिए, मैं इसे अच्छे से जानती हूँ। अभी जैसे इसका गुस्सा ठंडा होगा, मेरे पास आकर माफ़ी मांगेगी। चलो सही है, मैं भी तो बना सकती हूँ दलिया। आज मैं ही बना कर खिलाती हूँ, मैं अभी आई। सरस्वती जी ने मुस्कुराते हुए कहा और किचन में चली गई। अपने आँखों के बहते हुए अश्रुधारा छुपाते हुए
दूसरे दिन सरस्वती जी राधे श्याम जी से बोली, आज आपके लिए क्या बनाऊं? सोच रही हूँ अब आपकी पसंद का मैं ही रोज बना दिया करूँगी। बहू को सुबह से इतने सारे काम होते हैं, बार बार उसे क्यों परेशान करना? बताइए क्या खाएंगे आज? सरस्वती जी जो भी कहो, पर राधे श्याम जी तो सब कुछ समझ रहे थे। इस फटकार के बाद यह दोबारा जलील नहीं होना चाहती, इसीलिए खाना खुद ही बनाने को कह रही है। और फिर उन्होंने कहा, जो भी बनाना है बना दो, खा लूँगा। सरस्वती जी उठकर रसोई में चली गई, पर यह क्या, रसोई में तो 2 ताला लगा हुआ है। आज तक कभी भी रसोई में ताला नहीं लगा कि यह सब सोचते हुए हैरानी से सरस्वती जी ने पिंकी को आवाज़ लगाना शुरू किया। क्या हुआ मम्मी जी, इतना क्यों चिल्ला रही हैं? पिंकी ने बुलाते हुए कहा, बहू रसोई में ताला आज तक कभी इस घर में, रसोई में और पूजा घर में ताला नहीं लगा। सरस्वती जी ने कहा, हाँ, क्योंकि इस घर में 2 भूखे जानवर रहने लगे हैं, जिन्हें हर वक्त भूख ही लगी रहती है। अब हमारे घर में कोई कुबेर का खजाना तो है नहीं जो उनके 5 दफ़े का खाने का बोझ उठाऊं, इसीलिए ताला लगाना पड़ा। पिंकी ने अपनी नेल पॉलिश को सुखाते हुए कहा, तुम क्यों हमें जानवर कह रही हो? कल तक माँ जी पापा जी कहती थी, हमें अपने माता पिता की तरह मानती थी। आज अचानक से क्या हो गया? बहू हमसे कोई गलती हो गई है क्या? माँ जी इतने सालों से ढोंग कर रही थी अच्छा बनने का। आपको क्या पता कि आपका जायदाद पर कब से नज़र बढ़ाई थी। अब जब सब कुछ हमारे नाम हो गया है तो हम आपकी चाकरी क्यों करें? आप खुद करिए और कल से मैं अपना कमला नौकरानी की छुट्टी कर देती हूँ। घर का झाड़ू पोछा सब आप करेंगे। आपके हाथ पैर सलामत है ना कि आपका भी हाथ पैर टूट गए हैं। इतना कहकर वह काम वाली कमला को काम से निकाल देती है। इतने पैसे पापा जी के दवाई में खर्चे होते हैं, कुछ तो आप बचत करो। यह सब क्या कह रही हो बहू? बहू का असली रूप देखकर तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अब आप इतनी भी भोली नहीं जो मेरी बातों को समझ ना पाए। मैं आप लोगों से तंग आ चुकी हूँ। मैं आप लोगों की भूख से, अब से आप दोनों के खाने पीने पर पूरी नज़र होगी। मैं तय करूँगी आप दोनों को कब और कितना खाना मिलेगा। पिंकी के ऐसा कहते ही सरस्वती जी बोली, एक तो हमें जानवर कहो, ऊपर से हमारे खाने का हिसाब भी रखो। यह घर मेरा है और इतना तो गरीब हम नहीं हैं कि खाना आधा पेट खाए या नाप तोल कर खाएं। आने दो आज आकाश को, जब उसे पता चलेगा कि तुमने कैसा सलूक किया है हमारे साथ, तब वही तुम्हें सबक सिखाएगा। हाँ, जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं है। वह सब जानते हैं कि आप लोग ऐसे ही कहेंगे, इसीलिए तो यह ज़्यादा उन्होंने पहले ही अपने नाम करवा लिया। अब आप लोग हमारे पर आश्रित हैं और मम्मी जी, आज से इस घर में मुफ्त की रोटियां नहीं मिलेगी। आप दोनों को चुपचाप घर के सारे काम करो, वरना हमें आप लोगों को उठाकर बाहर निकालने में जरा सी भी देर नहीं लगेगी। पिंकी ने कहा। सरस्वती जी चुपचाप बिना खाए अपने कमरे में चली गई तो राधे श्याम जी बोले, देखा सरस्वती, इसीलिए तो जायदाद आकाश के नाम नहीं कर रहा था, पर वह इतना नीचे गिर जाएगा यह मैंने भी नहीं सोचा था। अब करो इस उम्र में सारे काम, वरना इस घर के मालिक हमें निकाल बाहर फेंकेगा। राधे श्याम जी ने कपकपाते स्वर में कहा, मुझे लगता है बहू झूठ बोल रही है। बहू तो पराए घर से आई है, वह धोखा दे सकती है, पर मुझे अपनी परवरिश पर पूरा भरोसा है। एक बार आने दीजिए आकाश को,
कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सरस्वती जी ने तेज आवाज में कहा। रात को आकाश के आने के बाद सरस्वती जी उससे बोली, बेटा देखना बहू क्या कह रही है। मुझे इसकी बात पर भरोसा नहीं है। मुझे अपनी परवरिश पर पूरा भरोसा है। तू बता इसे और अपने पापा को भी, जैसा यह कह रही है वैसा कुछ भी नहीं है। हम तेरे माता पिता हैं, ना कि इस घर के गुलाम हैं। माँ बस करो, पता नहीं किस ज़माने में जी रही हैं आप लोग। आज के ज़माने में ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। और आपको क्या लगता था कि पूरी ज़िंदगी मैं और पिंकी आप दोनों की जी हुजूरी करेंगे? आकाश ने धमकाते हुए कहा। सरस्वती जी तो अब तक आशा की एक दीपक लिए खड़ी थी कि आज शायद आकाश पिंकी को डांटेगा, उसके खिलाफ अपने माता पिता के साथ खड़ा होगा। पर आकाश ने आते ही वह दीपक को बुझा दिया और वह निःशब्द होकर अपने आंसू बहाने लगी। अब तो पिंकी ने उन पर खुलकर जातियां करना शुरू कर दिया। पहले तो पिंकी ने रसोई में ताला लगाया, फिर उसने खाना 3 बार से हटाकर 2 बार कर दिया और फिर बासी खराब खाना उन्हें परोसने लगी। इससे पहले राधे श्याम जी धीरे धीरे और बीमार रहने लगे। जब भी कभी विदेश से उनकी बेटी नीलम फ़ोन करती, राधे श्याम जी घर की स्थिति अपनी बेटी को बताकर उसे दुखी नहीं करना चाहते थे। एक दिन सरस्वती जी बड़ी कमजोरी महसूस कर रही थी। उन्हें चक्कर जैसा फील हो रहा था। एक तो घर का सारा काम, ऊपर से खाना भी सही से नहीं मिलता। कमजोरी होना तो लाजिमी था। वह घर का सारा काम खत्म करके थोड़ा लेटने का सोचती है तो उनकी आंखें लग जाती है। इतने में राधे श्याम जी कमरे से बाहर आकर पिंकी से कहते हैं, बहू आज मुझे रात को खाना मत देना, उनके बदले अपनी सास को भरपेट खिला देना। बड़ी कमजोरी महसूस कर रही है। ठीक है, फिर आप तो कमजोरी महसूस नहीं करेंगे ना। आप दोनों तो वैसे जता रहे हैं जैसे मैं आप दोनों को भूखा रखती हूँ। सारा दिन काम तो कुछ कर नहीं पाते, बस खाना ही चाहिए इन दोनों को, पिंकी ने चिल्लाते हुए कहा। उसके बाद सरस्वती जी जब उठती है, बड़ी देर हो गई मुझे सोते हुए, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? सरस्वती जी ने कहा, तुम इतने आराम से सो रही थी कि उठाने का मन ही नहीं किया और मैं खाना खाने चला गया। अब तुम भी जाकर खा लो। राधे श्याम जी ने कहा, क्या आपने खाना खा लिया? चलो अच्छा है, आपको समय से खाना भी चाहिए। अच्छा यह बताइए क्या बनाया है बहू ने? मतलब फिर से बासी खाना ही तो नहीं दिया ना? सरस्वती जी ने कहा, अरे सरस्वती तुम बहुत सवाल करती हो, जाकर खा भी लो जो भी बना है, जिंदा ही तो रहना है। राधे श्याम जी ने चिढ़ते हुए कहा, ठीक है जाती हूँ, इतना बड़बड़ा क्यों रहे हैं? फिर सरस्वती जी चली जाती है। जब वह अपना खाना देखती है तो वह हैरान हो जाती है, क्योंकि उन्हें हर रोज़ पिंकी 1 कटोरी दाल और 2 रोटियां ही देती थी, पर आज 2 कटोरी दाल और 4 रोटियां थी। अपने को उस समय वह संभाल नहीं पाई और पिंकी से पूछ बैठी, क्या हुआ बहू, आज मेरी थाली में ज़्यादा खाना क्यों? भूख नहीं लगी क्या? ज़्यादा बातें ना करके जो मिला है वह खा लीजिए, वरना यह भी नसीब नहीं होगा। पिंकी ने कहा। आपने भूख के आगे सरस्वती जी ने और कुछ नहीं पूछा और जल्दी जल्दी खाना खा लिया। फिर वह बर्तन धोने लगी तो पिंकी बोली, माँ जी आपका पूरा ध्यान किचन की तरफ रहता है कि बहू क्या पकवान बना रही है, रसमलाई तो नहीं खा रही है, अपना ध्यान कहाँ पर रखिए, इधर उधर झांकिए मत, बर्तन गंदे ही रहते हैं, चुपचाप बर्तन धोकर। सरस्वती जी रात को सोने चली गई। वह आज के ज़्यादा खाने की बात
राधे श्याम जी को बताना चाह रही थी, पर जब वह कमरे में गई, राधे श्याम जी सो चुके थे। सुबह बताऊंगी इन्हें, यह सोचकर सरस्वती जी भी सो जाती है। सुबह जब सरस्वती जी की नींद खुली तो राधे श्याम जी अपने बिस्तर से नीचे पड़े थे। उनके मुंह से काफ़ी खून बह रहा था। सरस्वती जी ने बेटे के आगे हाथ पैर जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी। तब जाकर उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया तो बेटा उन्हें सरकारी अस्पताल में छोड़कर ऑफिस चला गया। डॉक्टर ने तुरंत उन्हें खून की व्यवस्था करने को कहा, लेकिन दर दर की ठोकरें खाने के बाद भी सरस्वती जी को कहीं खून नहीं मिला। तो वह बेटे के ऑफिस पहुंची, जहां उन्हें भिखारी कहकर बेटे ने निकाल दिया था। इतने में माँ जी कुछ खा लीजिए, उस सिक्योरिटी ने सरस्वती जी की तरफ चाय बिस्किट देते हुए कहा, लेकिन उससे पहले ही डॉक्टर बाहर आकर बोले, माफ़ करना, हम राधे श्याम जी को देर होने की वजह से नहीं बचा पाए। सरस्वती जी लेने वाला मुंह में जाने से पहले ही नीचे ज़मीन पर छूटकर गिर गया। उन्होंने देखा राधे श्याम जी शांत भाव से सो रहे थे। वह समझ चुकी थी कि अब वह जा चुके थे, पर सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि सरस्वती जी की आंखों में आंसू नहीं थे। इतने में सरस्वती जी ने देखा कि उनकी बेटी नीलम का फ़ोन है। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि बेटी को खबर करने का मौका ही नहीं मिला। 1 घंटे के अंदर उनकी पूरी दुनिया वीरान हो चुकी थी। सरस्वती जी ने फ़ोन उठाते हुए कहा, बेटा, तेरे पापा को शांति मिल गई। चलो अच्छा हुआ मुझसे पहले चले गए, वरना अकेले रहते तो मैं जाने के बाद भी चैन नहीं पाती। हेलो मम्मी, यह क्या कह रही हो आप? पापा भी कल रात पता नहीं बहुत कुछ कह रहे थे और बार बार एक ही बात कहे जा रहे थे, मम्मी का ध्यान रखना। क्या हुआ मम्मी? नीलम ने फ़ोन पर कहा। पर अब सरस्वती जी निःशब्द होकर निराश होकर बैठ गई थी। ना तो वह रो रही थी और ना ही कोई बात कर रही थी। पता लगाने पर पिंकी अस्पताल गई तो देखा राधे श्याम जी स्वर्ग सिधार चुके हैं और सरस्वती जी मूरत की तरह उनके पास बैठी हुई है। वह गार्ड हैरानी से सरस्वती जी को देख रहा था, पर सरस्वती जी वैसे ही स्थिर रही। शाम को सारे रिश्तेदार आए। राधे श्याम जी का पार्थिव शरीर का क्रियाक्रम करने के लिए शमशान घाट पहुंच गए, पर उधर घर में सरस्वती जी अकेली थी। तो आकाश ने काम वाली कमला को वापस बुलाया और माँ जी की देख रेख के लिए उनके पास रहने को बोला। फिर पिता के अंतिम संस्कार के लिए बेटे बहू शमशान घाट पहुंच गए। बहुत झूठे आंसू का दिखावा कर रही थी। 4 से 5 घंटे के बाद जब वह क्रियाक्रम करके घर लौटे तो कमला बोली, मालकिन, अब मैं घर जा रही हूँ। ठीक है कमला, तू जा। थोड़ी देर बाद पिंकी किचन में चाय बनाने के लिए गई। पिंकी बोली, सुनिए जी, कल नीलम आ रही है, पता नहीं वह क्या करेंगी। जब उसे सब कुछ पता चलेगा कि हमारे कारण बाबूजी की जान चली गई। तो पिंकी ने डरते हुए आकाश से कहा, और कौन बताएगा उसे यह सब? मूरत बनी मेरी माँ। आकाश ने कहा, मैं तो हैरान हूँ, मम्मी जी ने नीलम को फ़ोन करके अब तक क्यों नहीं कहा? और क्या तुम नीलम को नहीं जानते? अगर उसे इन सब के बारे में पहले पता होता तो वह कब का आ धमकती। आकाश ने कहा, मैं क्या कहती हूँ, आपके पापा तो चल बसे हैं। अब इस पागल बुढ़िया को भी उनके पास भेजकर सारी समस्या ही ख़त्म कर देते हैं। फिर नीलम या किसी और का कोई डर नहीं रहेगा। सबको यह कह देंगे कि पापा की शोक में यह भी चल बसी। पिंकी ने कहा, और पिंकी ने चाय में जहर मिलाया और अपनी सास को पिलाने चली गई। पर उसे पता नहीं था कि नीलम कल आने का झूठा कहकर आज ही आ गई है, ताकि वह अपने घर के पूरे हालात को अपनी आंखों से देख सके।
जब कमला सरस्वती जी का घर में ध्यान रख रही थी, उसी समय नीलम अपने घर आ गई थी। फिर कमला ने नीलम को सारी बातें बताई कि उसके भैया भाभी माँ और पिताजी के साथ कैसे कैसे अत्याचार करते थे। तब तो उसे भी था। उसके बाद जब पिंकी सरस्वती जी को वह चाय पिलाने के लिए उनके कमरे में गई थी, उसी कमरे में ही नीलम छिपी बैठी थी, क्योंकि उसने अपने भैया भाभी की सारी बातें सुनकर रिकॉर्ड कर ली थी। उसने खींचकर एक तमाचा पिंकी के गाल पर जड़ दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा की जान लेने की, और अब माँ को भी मारना चाहती हो। ननद को वहाँ देखकर दोनों हक्के बक्के रह गए। क्यों भाभी, हैरान हो गई? मुझे यह देखकर उस दिन पापा ने मुझे फ़ोन पर सारी बात बता दी थी, और मैं आप लोगों पर गुस्सा भी बहुत हुई थी। सोचा कि अभी जाकर आप लोगों की खबर लूँगी, पर फिर सोचा कि आप लोगों को रंगे हाथों ही पकड़ना चाहती हूँ, तभी तो कानूनी कार्रवाई भी करवा पाऊँगी। पापा से बात करके ही मैं निकल गई थी यहाँ के लिए, लेकिन फ्लाइट डिले होने की वजह से पापा के क्रियाक्रम में भी शामिल नहीं हो पाई। अगर आज मैं सही समय पर घर ना आती तो आप तो माँ को भी ख़त्म कर देती। कमला ने आपकी सारी पोल खोल दी है, और मैं भी माँ के ही कमरे में छुप कर बैठी थी। कमला को मना किया था कि वह ना बताए कि मैं घर में आ चुकी हूँ। मुझे नहीं पता था कि आप लोग खुद अपने गुनाह कबूल कर लेंगे और इतनी जल्दी सबूत मेरे हाथ लग जाएंगे। आपकी सारी बातें इस मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली है। बस इस बात का अफसोस रहेगा कि मम्मी पापा ने यह सब मुझे पहले नहीं बताया, वरना शायद आज पापा जिंदा होते। इतने में पुलिस भी वहां आ चुकी थी। ले जाइए सर इन सारे पापियों को। इन्होंने पहले धोखे से मेरे मम्मी पापा से उनकी सारी जायदाद ले ली, फिर पापा को भूखा रह कर मार डाला, और अब मम्मी को जहर देकर मारने चले थे। यह चाहे इस बात का सबूत है। इंस्पेक्टर साहब, यह लड़की झूठ बोल रही है। इस चाय में जहर नहीं है। तो इंस्पेक्टर साहब बोले, ठीक है, तो यह चाय पीकर आप साबित कर दीजिए कि इस चाय में जहर नहीं है। अब तो पिंकी के घबराहट से हाथ पांव फूल गए। पुलिस और नीलम के ऐसा रूप देखकर दोनों डर के मारे थर थर कांपने लगे और सरस्वती जी के कदमों में गिरकर माफ़ी की गुहार लगाने लगे। लेकिन सरस्वती जी कुछ नहीं बोली और पुलिस दोनों को वहाँ से उठाकर ले गए। नेहा अपनी माँ से लिपटकर बहुत रोई, जहाँ उनकी माँ बस एक ही बात कहे जा रही थी, अच्छा हुआ यह मुझसे पहले चले गए, शांति मिल गई तेरे पापा को। सरस्वती जी ने अपनी सारी जायदाद अपनी बेटी और उस गार्ड के नाम कर दी, जिसे अपना खून का कतरा कतरा देकर राधे श्याम जी की जान बचाने की पूरी कोशिश की थी, मगर किस्मत ने उनके साथ नहीं दिया और वह इस दुनिया को छोड़कर चल बसे। और नीलम अपनी मम्मी को लेकर विदेश के लिए रवाना हो गई, जहां वह बेटी की देख रेख, प्यार और अपनेपन से उनकी तबीयत में सुधार हो गया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी ज़रूर दबा लें। धन्यवाद।